क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान एक ही वक्त में जीनियस भी हो और एक तरह से विलन भी? वॉल्टर इसैक्सन ने 2 साल तक इलॉन मस्क के साथ रहकर इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। तो चलिए उनकी इस 688 पन्नों की किताब के कुछ सबसे जरूरी पहलुओं पे नजर डालते हैं। और ये जो सवाल है ना, इसका जवाब शायद खुद मस्क के इस एक कोट में छिपा है। ये कोट एक तरह से सैक्सन की पूरी किताब का निचोड़ है। ये उस विरोधाभास को दिखाता है जिसने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर और शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद इंसान बनाया है। तो इसैक्सन मस्क को विरोधाभासों का एक पुलिंदा मानते हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ा टकराव है वो आखिर है क्या? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, जब भी मस्क की बात होती है तो लोगों की राय एकदम बंटी हुई होती है। कुछ के लिए वो एक विजनरी है, एक जीनियस, तो दूसरों के लिए वो एक सनकी और बड़े से बड़ा काम करने के जुनून में पागल इंसान। ये जीवनी इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है कि कोई एक ही इंसान एक ही समय में ये दोनों कैसे हो सकता है। और लोग इस पहेली को समझने के लिए कितने बेचैन हैं, इसका अंदाजा आप इस किताब की जबरदस्त बिक्री से लगा सकते हैं। सिर्फ पहले हफ्ते में ही इसकी बिक्री ने वॉरेन बफेट जैसे दिग्गजों की जीवनियों को पीछे छोड़ दिया। ये दिखाता है कि दुनिया इस शख्स को समझने के लिए कितनी बेताब है। तो आखिर मस्क ऐसे क्यों हैं? इसैक्सन का मानना है कि इसका जवाब उनके बचपन में छिपा है, एक ऐसा बचपन जो काफी मुश्किलों भरा था। ये किताब एक बहुत बड़ा दावा करती है कि मस्क का जो ये जुनून है, ये जो हद से ज्यादा जोखिम लेने की आदत है, वो असल में उनके बचपन के गहरे जख्मों से निकली है। स्कूल में उन्हें बेरहमी से पीटा जाता था। एक बार तो उनका सिर कंक्रीट की सीढ़ियों पर दे मारा गया था। और जब वो घर आते तो उनके पिता हमलावरों का ही साथ देते थे। और इस बात को उनकी पूर्व साथी क्राइम्स बहुत अच्छे से समझाती हैं। वो कहती हैं कि मस्क को बचपन में ही ये लगने लगा था कि जिंदगी का मतलब दर्द है। इसलिए जब सब कुछ शांत और स्थिर होता है तो वो बेचैन हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। अच्छा, तो बचपन के इस दर्द ने उनके काम करने के तरीके को कैसे बदला? चलिए अब देखते हैं उनके उस अनोखे और सच कहें तो काफी सख्त तरीके को जिसे उनकी कामयाबी का राज माना जाता है। इसैक्सन बताते हैं कि मस्क का एक 5 स्टेप का फॉर्मूला है जिसे वो दी एल्गोरिदम कहते हैं, और इसका फंडा बहुत सिंपल है। हर नियम पर सवाल उठाओ, अगर कोई चीज जरूरी नहीं है तो उसे हटा दो, फिर प्रोसेस को आसान बनाओ, रफ्तार बढ़ाओ और सबसे आखिर में ऑटोमेट करो। उनकी हर कंपनी की सफलता के पीछे यही एल्गोरिदम है। और वो इस डिलीट 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 वाले रूल को कितनी गंभीरता से लेते हैं, इसका एक बड़ा मजेदार किस्सा है। एक बार एक बहुत जरूरी लॉन्च से ठीक पहले उन्होंने एक रॉकेट स्कर्ट को बड़ी सी कैंची से कटवा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उसे पूरा बदलने में बेवजह देर होगी। उनके लिए नियम तब तक सिर्फ सुझाव हैं जब तक वो फिजिक्स के नियम न हो। लेकिन मस्क के काम करने का एक और पहलू है, एक डार्क साइड, जिसे ग्राइम्स ने एक नाम दिया है डीमन मोड। इस मोड में मस्क बेहद गुस्सैल और अपने कर्मचारियों के प्रति बहुत सख्त हो जाते हैं, और बाद में उन्हें अक्सर याद भी नहीं रहता कि उन्होंने क्या क्या किया। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? किताब के मुताबिक मस्क की यही विनाशकारी हालत अक्सर उनकी सबसे बड़ी औद्योगिक कामयाबियों की वजह बनती है। जैसा कि ग्राइम्स कहती है, डीमन मोड से बहुत उथल-पुथल मचती है, लेकिन सच तो ये है कि काम भी इसी से होता है। तो जरा सोचिए, जब ऐसा इंसान ऐसे तरीकों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को चलाएगा तो क्या होगा? जाहिर है मिशन तो पूरा होगा, पावर भी मिलेगी, लेकिन साथ में आएगा जबरदस्त केओस, यानी अराजकता। और इस अराजकता का सबसे बड़ा उदाहरण है ट्विटर का अधिग्रहण, जिसे उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा खेल का मैदान कहा था। कीमत $44 अरब। इसैक्सन उस वक्त वहीं मौजूद थे और उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। कैसे मस्क ने आते ही टॉप मैनेजमेंट को निकाल दिया, कैसे लगभग 80% कर्मचारियों की छुट्टी कर दी। और ये सब क्यों? क्योंकि वो वोक माइंड वायरस के खिलाफ एक जंग छेड़ना चाहते थे। लेकिन कहानी सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित नहीं है। किताब का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा शायद रूस यूक्रेन युद्ध में मस्क की भूमिका के बारे में है। ये एक ऐसा लम्हा था जब इतिहास में पहली बार एक अकेला आम नागरिक एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय युद्ध पर असर डालने की ताकत रखता था। अब यहाँ एक जरूरी बात है, किताब छपने के बाद इसैक्सन ने एक बड़ी गलती सुधारी। उन्होंने साफ किया कि मस्क ने क्रिमिया के ऊपर से सर्विस बंद नहीं की थी,
बल्कि यूक्रेन ने वहां पर सर्विस शुरू करने को कहा था, जिसे मस्क ने अपनी पहले से बनी पॉलिसी के तहत मना कर दिया था। और इस पूरे मामले पर मस्क की अपनी उलझन इस एक सवाल में दिखती है, मैं इस युद्ध में कैसे आ गया? ये दिखाता है कि वो इस नई ताकत को पसंद भी करते हैं, लेकिन साथ ही उसे खतरनाक भी मानते हैं। तो कुल मिलाकर ये किताब असल में एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसका मन कभी शांत नहीं रहता, जो हमेशा बेचैन रहता है। किताब का निचोड़ यही है कि मस्क अपने अतीत के राक्षसों से भाग रहे हैं और इसी भागदौड़ में वो एक ऐसे भविष्य को बना रहे हैं जहां पहुंचना उनकी जिद है। एक और दिलचस्प बात सामने आती है, मस्क का एक स्ट्रैटेजी गेम पॉलिटोपिया के लिए जुनून। इसाक्सन कहते हैं कि ये गेम मस्क के दिमाग को समझने की चाबी है। इसके सबक, हमदर्दी कोई फायदे की चीज नहीं है, जिंदगी को एक खेल की तरह खेलो, हारने से मत डरो। और आखिर में लेखक इसाक्सन इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक बायोग्राफर का काम सिर्फ अच्छाई या सिर्फ बुराई दिखाना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि किसी इंसान में ये दोनों पहलू कैसे एक दूसरे में गुंथे हुए होते हैं। आप एक धागे को खींचकर दूसरे से अलग नहीं कर सकते। और यहीं पर ये किताब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या मस्क को चलाने वाले राक्षस ही वो चीज़ हैं जो इनोवेशन और तरक्की के लिए ज़रूरी है? क्या दुनिया बदलने वाली महत्वाकांक्षा की यही असली कीमत है जो हमें चुकानी पड़ती है?